नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो चैनल है उसका टेलीग्राम लिंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे क्या है, जितने भी कोर्सेज हैं हमारे चैनल पे उसके सारे के सारे कोर्सेज की वीडियोस और पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा क्लासेस के बारे में भी नोटिफिकेशन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस होती हैं। और इस वाले जो चैनल पे मैं गिरिराज यादव आप लोगों को पढ़ाता हूँ रीजनिंग। और अभी भी मेरी लेटेस्ट में भी क्लास हुई थी, उसमें मैंने जो क्या है राजस्थान पुलिस में जो रिक्रूटमेंट हुआ था अपना, अभी कांस्टेबल वाला जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर मैं सोल्व करवा रहा था। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, बट अब क्या है मैं पूरे के पूरे जो है आपके जितने भी पेपर्स थे सारे के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, एक बार अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले, पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गिरिराज यादव है और मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली जो है रीजनिंग और मैथ्स दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो हैं, आरपीएससी हो, आरएसएमएसएसबी अपना अधीनस्थ बोर्ड हो, एसएससी हो, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए ये वाले दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है ना, अगर आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है दोस्तों तो मेरा कोड है गिरी लाइव। स्पेलिंग जो अपनी रहेगी वो रहेगी GIRILIVE। ठीक है, तो ये मेरा कोड है, इसको आप यूज करके फ्लैट 10% का ऑफ जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को पेपर सोल्व करवाया था, ठीक है, वो करवाया था मैंने 8 नवंबर का इवनिंग वाले शिफ्ट का पेपर करवाया था। ठीक है, और 8 नवंबर का मॉर्निंग वाला उससे पहले करवा दिया था। और 6 नवंबर वाले जो क्वेश्चन जो पेपर सॉल्यूशन था वो मैंने जो सैटरडे की मैराथन क्लास हुई थी उसमें आप लोगों को करवा दिया था। तो अपने 7 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर बच रहे थे। ठीक है ना, तो अभी इवनिंग शिफ्ट का मैं पेपर यहाँ पे करवा रहा हूँ और मॉर्निंग शिफ्ट का है वो भी आपको जो है जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 7 नवंबर का जो दूसरी शिफ्ट का था, इवनिंग वाली शिफ्ट का, वहां पे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों को। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे और राजस्थान पुलिस के लेवल के हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे वहां पे। और अगर आप लोगों ने, बट फिर भी क्या है, रीजनिंग है, अगर आप लोगों ने सही से अच्छे से जो है प्रिपरेशन करी है तो आप 100 में से एटलीस्ट 90-95% जो है स्कोर कर सकते थे। ठीक है ना, और जो लोग जिन्होंने सीरियसली अगर पढ़ाई करी थी तो उन्होंने तो पूरे में से पूरे भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो किसी पर्टिकुलर कोड में क्वेश्चन आए थे, तो जिन लोगों का वो कोड होगा एटलीस्ट उनको पता हो थोड़ा, उस वजह से ये मार्किंग के साथ में क्वेश्चंस डाले गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि नीचे 4 पद दिए गए हैं, इनमें से 3 पद आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक पद जो है वो भिन्न है। ठीक है, एक पद भिन्न है, तो भिन्न पद का अपने को चयन करना है। तो ये वाला जो होता है क्वेश्चन कौन सी टाइप में आता है, कौन से टॉपिक में, क्लासिफिकेशन जो आता है ना, वर्गीकरण अपना, उसमें पढ़ते हैं अपन कि 4 में से कोई 3 समान है और एक भिन्न है, तो वो वाला अपने को आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो चारों अपने दिए हुए हैं, पद HAI फर्स्ट है, फिर है SAT, TAU और फिर है अपना DAF। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए H जो है, H के बाद में A है, फिर J है। ठीक है, S के बाद में A है, फिर T है, T के बाद में A है, U है, D, फिर A है, फिर F है। तो यहाँ कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं ना, अगर S से यहाँ S पे जा रहे हैं, ठीक है, फिर S से T पे जा रहे हैं, T से D पे, तो भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर अपने को क्या है, ये उस तरीके का क्वेश्चन है नहीं है जो पैटर्न वाला फॉलो हो रहा था वो है। इसमें क्या है, पैटर्न तो है बट एक डिफरेंट पैटर्न है। क्या डिफरेंट पैटर्न है, देखिए आप यहाँ पे कि सारे के सारे जितने भी ये युग्म दिए हुए हैं पद, उनमें सबसे बीच में क्या है, चारों के ए है। ठीक है ना, एक चीज आप लोगों को पता चल रही है कि सबके बीच में ए है। उसके बाद अगर अपन ए को हटा दे तो देखिए एच के बाद में क्या आता है, आई आता है, HI। ठीक है, ऐसे ही एस है, एस के बाद में क्या आता है, टी आता है। ठीक है,
टी है, टी के बाद में क्या आता है, यू आता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, है तीनों के तीनों पैटर्न फॉलो हो रहा है कि तीनों जो है उनमें जो बीच वाला जो अपना लेटर है वो तो ए है, और जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है उसमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन है कि ये जो एच है तो इसके बाद में आई आ रहा है जस्ट +1 करके, एस है, एस के बाद में +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, टी में +1 करते हैं तो यू आ जाएगा, तो डी में +1 करते हैं तो एफ नहीं आता है दोस्तों। डी में अगर +1 करते हैं जस्ट आगे वाला अल्फाबेट तो फिर आता है अपना ई। तो ये इस तरीके से होना चाहिए DAE, तो अपना फिर इस वाले पैटर्न में हो जाता है। लेकिन DAF दिया हुआ है तो ये फिर क्या हो जाएगा, इस वाले पैटर्न से अलग है, तो अपने को अलग ही तो छांटना था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी देखिए DAF, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी प्रणाली का पालन करते हुए तीसरे समीकरण को हल करना है अपने को। तो देखिए 3 9 उससे बन रहा है, ये यहाँ बराबर है 14, ठीक है। तो 3 फिर ये 9 बराबर 14 आ रहा है, दूसरा अपना 1, ठीक है। ये कोई भी ऑपरेशन है, ये एक साइन है, इसकी जगह क्या आएगा ये अपने को पता करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने करे भी होंगे, तो अपने को पता क्या करना है कि अपने को पता करना है कि ये दोनों समीकरण है ना, ये किस तरीके से संतुष्ट होंगे, कि भैया यहाँ क्या अपन गुणा भाग कौन सा साइन लगाएं और क्या उसमें जोड़े घटाएं कि 14 हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से इसमें क्या साइन लगाएं, फिर उसमें क्या जोड़े घटाएं, भाग दें, क्या करें कि 4 हो जाए, फिर वही चीज अपने को यहां करनी है तीसरे समीकरण में। तो देखिए 3 और 9, ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं ना, क्यों, अगर आप प्लस करके देखिए, प्लस करके देखोगे तो 3 और 9 जो है वो कितना होता है, 12 होता है। फिर अपने आना चाहिए कि 14 आना चाहिए, ठीक है, 14 आना चाहिए, तो उसमें 2 और ऐड कर दो भैया, ठीक है, तो वो हो जाएगा 14। फिर इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं कि फिर अगर यहाँ पे जो साइन ले रहे हैं यहीं यहाँ पे वही साइन लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस का लिए ऐड किया तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 7 8 हो जाएगा, उसमें 2 और ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो मतलब कि वो अपना सही नहीं हो रहा है। फिर अपन क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 3 × 9 ये कितना होता है, 9 × 27, ठीक है। लेकिन अपने को लाना क्या है, 14 लाना है, तो इसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो आप, तो 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। अभी भी 14 नहीं आया तो 2 से भाग लगा दो आप, तो ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यही चीज इस वाले समीकरण में करके देखो कि 1 × 7 कितना होता है, 7 होता है। फिर उसमें क्या ऐड करो, 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग लगा दो तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। तो अपने को पता लग गया है कि भैया ये हो क्या रहा है इस वाले क्वेश्चन में, कि ये दोनों टर्म दी हुई है ना, उन दोनों को तो कर दो गुणा, ठीक है, और उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 जोड़ के और फिर उसमें 2 का भाग लगा दो, तो इस तरीके से अपने जो समीकरण है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब अपने को देखिए पूछा क्या है, ए और ये वाला साइन सेम वाला, बी बराबर क्या होगा। तो बस अपने को क्या करना है इस वाले में कि a को b से गुणा करना है, a × b, फिर उसमें 1 जोड़ना है +1 और उसमें 2 का भाग लगाना है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a × b ab +1 और 2 का भाग लगा दिया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ab - 1/2 नहीं, ab + 1/2 है, a - b 1/2 नहीं, ये भी नहीं है, ab - 1 आ गया फिर नहीं है, तो ab + 1/2 भाग 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो देखिए और वहां से फिर कौन से वाला ऑप्शन है सेटिस्फाई हो रहा है वहां से आप देख सकते थे, ठीक है, उस अकॉर्डिंग कौन सी अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 36 की विषम को चिन्हित करें। विषम का मतलब भी क्या होता है कि जो अलग है, जो चारों ऑप्शन है ना उसमें से जो अलग वाला है उसको छांटना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, क्रोम। क्रोम कौन सा, जो गूगल क्रोम होता है ना, जिसमें आप क्या है सब कुछ जो है नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह चलाते हो, ठीक है ना। फिर दूसरा बी ऑप्शन है वो है ऑफिस 365, ये माइक्रोसॉफ्ट है, उसकी एक सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस होती है, ठीक है ना, ये एक ब्राउजर नहीं होता है।
फिर ऑप्शन सी क्या है, सफारी। सफारी जिनके पास भी आईफोन है सब लोगों को पता होगा भैया उसमें ब्राउजर कौन सा होता है, सफारी तो होता है जो उनका डिफॉल्ट ब्राउजर आता है, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों के लैपटॉप होगा, सारे के सारे लैपटॉप में जो डिफॉल्ट आता था वो कौन सा आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आता था ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है क्रोम। ऐसे ही सफारी है वो भी एक इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी जो है इंटरनेट, सॉरी ये सफारी की बात कर रहा हूं मैं, ये भी इंटरनेट ब्राउजर है। तो बस अपना ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन बी एक किसी भी तरीके का जो है ब्राउजर नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, उनकी एक तरीके की सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस होती है, ठीक है। तो ये ब्राउजर नहीं है, तो अपने को डिफरेंट वाला चूज करना था, विषम वाला चिन्हित करना था। तो चारों में से विषम कौन सा आ गया, ये वाला हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी तीन तो क्या इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। एक तरीके का ये क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन ही था, ठीक है ना। उसके बाद में यहां देखिए दोस्तों कि अपने को पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो पहले और दूसरे में अपने को संबंध निकालना है, उस हिसाब से ही फिर तीसरा अपने को दिया हुआ है और चौथा वर्ड जो है अपने को शब्द अपने को निकालना है। तो देखिए पहले और दूसरे शब्द में क्या संबंध है, तो यहां देखिए भोपाल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मध्य प्रदेश। भोपाल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है, राज्य है, और ये क्या है, भोपाल जो है उस वाले राज्य की राजधानी है, ठीक है। ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसकी राजधानी है राजधानी। इसका मतलब यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है। यहां जो आएगा, यहां आएगा राज्य और ये है राजधानी, ठीक है। अब ये राजधानी है तो अपने को पता करना है कि पणजी जो है कौन से राज्य की राजधानी है, क्योंकि राजधानी तो दी हुई है, ये वाला राज्य नहीं दिया हुआ है, तो पणजी राजधानी होनी चाहिए थी इस हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो ये राजधानी हो जाएगी। पणजी कौन से राज्य की राजधानी होती है, गोवा की होती है, गोवा की है, होती है क्या, ठीक है। तो सब लोगों को पता होना चाहिए ये वाली चीज, ठीक है ना, कि जो पणजी जो है गोवा की राजधानी है, ठीक है। तो अपन ने उसी पैटर्न में जो है तीसरे और चौथे में संबंध निकाल के आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि कोडिंग वाला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को लिखा जाता है 56 या 56, तो उसी कोड भाषा में NET को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए कुछ भी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन में। क्या है, अभी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें क्या था कि उसमें कोई शब्द दिया हुआ था, वर्ड दिया हुआ था, उसमें जितने भी लेटर थे ना उसकी संख्या लिख दी थी। जैसे यहाँ की यहाँ मोबाइल है तो मोबाइल में कितने लेटर हैं, MOBILE 6 है, तो बराबर 6 लिख दिया था। फिर पूछा था नेट है उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो नेट में कितने हो जाते 3, लेकिन यहाँ पे तो उस तरीके के ऑप्शंस है ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है 6 भी नहीं दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस में जैसे अपने नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे वैसे ही होता है। क्या होता था कि मोबाइल है उसको अगर 56 लिखा गया है तो किस तरीके से लिखा गया होगा, अपन क्या करते हैं अल्फाबेट जितने भी होते हैं उनको A से लेके Z तक नंबरिंग करते हैं। A को अपन देते हैं 1, Z को देते हैं 26 या 26, ठीक है, उस तरीके की नंबरिंग देते हैं। तो उससे अपन करके देखते हैं, ठीक है। तो M जो है वो कौन से नंबर पे आता है, M जो है 13 नंबर पे आता है, O जो है वो आता है 15 नंबर पे, B जो है वो आता है 2 नंबर पे, I जो है उसकी क्या नंबरिंग रहती है, उसकी रहती है 9, और L की अगर बात करें तो L जो आता है वो आता है 11 पे, और E जो आता है वो आता है 5 पे, ठीक है। सबकी नंबरिंग यहाँ पे लिख दी। अब एक बार जोड़ के देख लो भैया एक बार इनको कि 56 आ रहा है क्या, 13 + 15 + 2 + 9 + 11 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 और 15 कितना हो जाएगा, और 2 ये 30 हो जाएगा, ये 39, 39 और 11 कितना हो जाएगा 51, और 5 56, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल को लिख दिया है 56, 56 तो किस तरीके से लिखा होगा कि जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनकी जो नंबरिंग होती है ना उन वाले सारे नंबर्स को जोड़ दिया तो 56 आ रहा है। तो बस अपने को कोड जो भाषा है उसी का तो पता लगाना था। तो अपनी नेट का पूछा है NET का, उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, NET
तो n जो होता है उसकी नंबरिंग होती है 14, e की होती है 5 और t की होती है अपनी 20। तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 5 प्लस 20, 14 प्लस 5 प्लस 20, 14 और 5 19, 19 और 20 39। तो 39 अपना आंसर आना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 39, ए नहीं है, बी ऑप्शन है 39। ठीक है, सी भी नहीं होगा 48 और डी 28 भी नहीं होगा। तो बी जो है 39 ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ था नहीं इस वाले क्वेश्चन में, बस आप लोगों को ध्यान में रखना था। और इस तरीके के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, मैंने भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस हैं सब में ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है ना, तो 56 करके ही उस तरीके से आया होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने तो क्या है, आपने तो अब देख लिया होगा सॉल्यूशन और करवा दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजीली, हाँ कई क्वेश्चंस होते हैं उसमें सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ती है, बट ये वाला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन था। और आपको लगे कि आपको तो पता होगा उसे से सोच लिया, तो ऐसी बात नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं सब लोग करवाते हैं। तो अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा है, कहीं और भी पढ़ा है, तो भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया दिया होगा क्लास में। ठीक है ना, कि कोई भी वर्ड दिया होता है, उसकी नंबरिंग को अपन ऐड करते हैं या जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ नंबर आ रहा होता है, एक डिजिट आ रहा होता है। फिर अपने को कुछ पूछा होता है, उस अकॉर्डिंग अपने को उसका भी वही, उस अकॉर्डिंग उसका क्या नंबर होगा ये अपने को पूछा होता है, तो अपन इजीली जो है निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया है यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि मैं शाम वाली क्लास में करवा रहा हूं आप लोगों को, उसका क्वेश्चन है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस के काफी क्वेश्चंस आए हैं और सारे के सारे शिफ्ट हैं उनमें क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। ठीक है ना, एटलीस्ट दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं और एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आना आई थिंक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो 15 मीटर उत्तर की तरफ चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है। कोई लड़की है वसुधा जो उत्तर में चल रही है 15 मीटर, वहां से बाईं तरफ मुड़ेगी तो कौन सी दिशा में चल जाएगी, पश्चिम में चल जाएगी, नहीं चल जाएगी, और 45 मीटर चलती है। अब वह फिर से बाएं तरफ मुड़ती है, तो फिर से बाएं तरफ मुड़ेगी तो कौन सी दिशा में चल जाएगी, अब नीचे की तरफ चल जाएगी, दक्षिण दिशा में। ठीक है ना, पश्चिम से बाईं तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, और 32 मीटर चलती है। वसुधा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, तो दक्षिण दिशा के सम्मुख खड़ी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, लेकिन अपने को आप लोगों को मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूं कि ये देखिए नॉर्थ अपना उत्तर है, अपने डायरेक्शंस बना देता हूं। साउथ जो है वो दक्षिण है, ईस्ट जो होता है पूर्व होता है, और डब्ल्यू वेस्ट यानी पश्चिम होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ही आपने पूरा पढ़ा होगा तो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में पूछा है कि किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, केवल दिशा पूछी है, तो दूरियों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है दूरियों का। तो बस अपने को तो क्या है, वसुधा पहले कहाँ चली, उत्तर की तरफ चली। ठीक है, वहां से बाएं मुड़ती है, कोई व्यक्ति इस वाले डायरेक्शन में उत्तर में चल रहा है तो उसका जो है लेफ्ट कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा, राइट कौन सी साइड होगा, इस साइड होगा। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने करवाए हैं, लेफ्ट राइट के भी 2 तरीके से मैंने आपको पता लगाना, किस तरीके से पता लगाते हैं लेफ्ट और राइट, वो भी बताया। ठीक है, तो इस वाली डायरेक्शन में चली गई होगी वसुधा। ठीक है, बाईं तरफ मुड़ गई, फिर वो है फिर से बाईं तरफ मुड़ती है। यहां से है अगर पश्चिम दिशा में चल रही है तो यहाँ लेफ्ट इसका ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा। तो लेफ्ट में अगर वो जाती है तो इस वाली डायरेक्शन में आ रही होगी। तो अब पूछा है कौन सी दिशा में चल रही है, अभी कौन सी दिशा में देख रही है, तो ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ। देखिए अब नीचे की तरफ ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ है कि नहीं है, साउथ है। साउथ को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ए पूर्व नहीं, बी पश्चिम नहीं, सी उत्तर नहीं, डी दक्षिण। तो दक्षिण जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखते ही आप ओरली इस वाले क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 31 मीटर चलता है। पश्चिम की तरफ अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, ठीक है ना, और 31 मीटर चला, देखिए लास्ट में पूछा गया अपने को आदमी किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, तो अब क्या है अपने को दिशा ही पूछ रही है। और अगर आप लोगों ने जो है देखा होगा कि अगर अपने को दिशा निकालनी है तो दूरी का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो पश्चिम दिशा में व्यक्ति चल रहा था, वहां से बाएं मुड़ता है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि पश्चिम से कोई व्यक्ति बाएं मुड़ेगा तो उसका बायां कौन सी साइड होगा, दक्षिण में होगा, मतलब दक्षिण में चला गया अब वो। इसके बाद में फिर से दाएं मुड़ता है,
दक्षिण में चल रहा है, वहां से दाएं मुड़ेगा तो वापस पश्चिम में आ जाएगा। एक बार लेफ्ट टर्न लिया, एक बार राइट टर्न लिया तो उसी दिशा में आ जाता है, तो वापस से पश्चिम में आ गया। अंत में फिर से दाएं मुड़ा, पश्चिम में चल रहा है, वहां से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर वाली दिशा में आ जाएगा, दक्षिण में। लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन जो है, कॉन्सेप्ट मैंने पूरे के पूरे आपको बताए हुए थे, आप वीडियोस जो है वो देख के और वहां से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो दाएं मुड़ा तो कौन सी दिशा में आ गया, उत्तर में आ गया। आदमी अब किस दिशा में चल रहा है, उत्तर में चल रहा है। बस बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही आप इसको टिक लगा सकते थे। सॉल्यूशन जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को यहाँ करवा देता हूँ। ये वाली हो जाएगी अपनी नॉर्थ उत्तर, ये वाली हो जाएगी साउथ दक्षिण, ये वाली हो जाएगी ईस्ट या पूर्व, और ये वाली हो जाएगी डब्लू वेस्ट या पश्चिम, ठीक है कि नहीं है। अब यहां देखिए आदमी दिया हुआ था पश्चिम में चल रहा था, पश्चिम में चला 31 मीटर। दूरियों से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में पूछा क्या है, दूरी तो पूछी ही नहीं है ना, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की इस तरीके से कुछ तो दूरी पूछी ही नहीं है ना, ठीक है। या कौन सी दिशा में कितनी दूरी चला ये भी कुछ भी नहीं पूछा, केवल दिशा पूछी है, तो दूरी को तो देखो ही मत आप, ठीक है ना। पश्चिम में चल रहा है, पश्चिम में चल रहा है, तो ये राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट जाता है नीचे की तरफ दक्षिण में, ठीक है। वहां से लेफ्ट मतलब बाएं मुड़ा, दक्षिण में चला गया। इसके बाद वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं तरफ मुड़ेगा तो ये वाला लेफ्ट ये वाला राइट, वापस से पश्चिम में आ जाएगा। अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट ये राइट, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो आदमी किस दिशा में चल रहा है, ऊपर वाली दिशा, ये वाली कौन सी होती है, नॉर्थ होती है, ठीक है। तो पूरे के पूरे जो है बहुत, ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको उस वाले टॉपिक में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में करवाए। सबसे फर्स्ट टाइप के बेसिक क्वेश्चंस थे जिसमें केवल दिशा निकालनी होती थी अपने को, और इस तरीके के बहुत क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक और तरीका है, अगर आपको ये भी कर सकते हो, मैंने ये भी बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में, कि आपको लेफ्ट राइट टर्न जो है 2 3 या 4 5 या उससे भी ज्यादा टर्न दिए हैं, उसके लिए आपको मतलब फिगर बना के और करने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या है उसकी प्रारंभिक दिशा लिख लो। प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, वेस्ट थी, पश्चिम थी ना प्रारंभिक दिशा, ठीक है। उसके बाद में कितने राइट टर्न हो गए, कितने लेफ्ट टर्न हो गए, तो राइट टर्न कितना हो गया, पहला होता है लेफ्ट, उसके बाद में राइट, उसके बाद में फिर से राइट, मतलब एक तो लेफ्ट हो गया, 2 राइट हो गए, ठीक है। तो बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और बड़ा कौन सा था, राइट बच गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप अब फिर मैंने बताया था कि जो दिशा प्रारंभिक थी वो थी पश्चिम, तो उससे क्या है बस वो बच रहा है ना, वो वाला टर्न देना है, तो यहां से एक राइट टर्न देना है, तो राइट इस साइड लेफ्ट इस साइड, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ कौन सा होता है अपना, उत्तर, ठीक है ना। अभी थोड़ा क्या है, क्लासेस जो है टाइम अपना कम बचा है, दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा फास्टली जो है मेरे को करना पड़ रहा है, तो उसमें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं, उस वजह से थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में मैं फास्ट हुआ था, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। नहीं पढ़ाया तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, वो दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया हुआ है कि कथन और निष्कर्ष वाले, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, और इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन जो हैं इस वाले एग्जाम में आए हैं इस बार। ये वाले हो गए तर्क वितर्क वाले जो होते हैं ना, कथन दिया हुआ है और तर्क दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अभी आपके लगभग आधे से भी कम क्वेश्चंस हुए हैं, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ लगेगा इस वाली क्लास में भी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले इस वाले जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें करना क्या होता है कि कथन पढ़ने होते हैं और उनसे रिलेटेड उनमें से कोई निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये आप लोगों को पता लगाना है, ठीक है ना। तो बहुत इजीली जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है उनकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या करना होता है, कथन जो है अपन ने 1 या 2 कथन दिए हैं, इस वाले क्वेश्चन में 2 कथन दिए हैं, दोनों को अपने को पढ़ना है, फिर उस क्वेश्चन जो कथनों में दिया है उससे रिलेटेड उनसे निष्कर्ष जो निकल रहा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है, वो अपने को पता करना होता है, ठीक है।
तो देखिए पहला जो कथन है वो क्या दिया हुआ है कि सुनीता पढ़ाती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है। तो इसमें ये और है कि जो दिया हुआ है ना कथनों में वो मान लेना है अपने को, ऐसे नहीं है कि भैया अपन इन जनरल अपन सोचें कि जो पढ़ाता है वो होता है कि नहीं कलाकार। जो दिया हुआ है कथन में वो मान लो, सुनीता जो है पढ़ाती है और जो पढ़ाता है वो कलाकार होता है। इसका मतलब क्या है कि सुनीता एक कलाकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुनीता भी तो पढ़ाती है ना, ये अपने को दिया हुआ है। तो निष्कर्ष देखिए सुनीता एक कलाकार है, बिल्कुल सही बात है, सुनीता एक कलाकार है। सभी कलाकार शिक्षक हैं, तो देखिए ये जो है सभी कलाकार शिक्षक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है निष्कर्ष। तो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सारे के सारे शिक्षक, अब जो पढ़ाता है वो कलाकार है, ठीक है। पढ़ाने वाले कौन? शिक्षक। तो पढ़ाने वाले शिक्षक क्या हो गए? सारे के सारे शिक्षक हो गए कलाकार। लेकिन सारे के सारे शिक्षक कलाकार हो गए, लेकिन उनके अलावा और भी तो कलाकार हो सकते हैं। कोई डांसर भी होगा, कोई सिंगर होगा, उनमें भी तो कोई कलाकार हो सकता है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो कलाकार हैं वो केवल और केवल शिक्षक हो। क्यों? मैंने बताया कि वो कलाकार हो गया डांसर। तो डांसर क्या है? अगर वो कलाकार है तो वो तो डांसर है, शिक्षक तो नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सारे के सारे कलाकार शिक्षक है, ये गलत हो जाएगा। सारे के सारे शिक्षक जो हैं वो कलाकार होंगे, सारे शिक्षक कलाकार हैं, ये सही हो जाएगा अपना, ये नहीं होगा, ठीक है। और अपने को दिया ये है तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर देखिए ऑप्शन केवल जो है निष्कर्ष एक अपना सही है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, बिल्कुल सही बात है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, नहीं, दो तो करता ही नहीं है। न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, गलत बात है। निष्कर्ष एक तो अनुसरण करता है। निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, वो है अपना ऑप्शन ए, ठीक है। ये केवल मेरे को मतलब आप लोगों को भी पता होगा, एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूं कि किस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दोगे तो आपको पता रहेगा, ठीक है। और बाकी जो अदर अपनी पटवार का है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस वजह से, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में पीओटी को आरआरएक्स और एचएटी को जेडीएक्स के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पीईएन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए पीओटी जो है, पीओटी उसको लिखा गया है क्या? आरआरएक्स, ठीक है। और एचएटी जो है उसको लिखा गया है जेडीएक्स, ठीक है। और अपने को पूछा क्या है कि पीईएन है वो क्या हो जाएगा, ये अपने को पूछा है। तो कुछ भी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस में। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो है, बोल सकते हो, बट अगर आपको मतलब रीजनिंग का मतलब ही थिंकिंग एबिलिटी होती है, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करी है तो वो थिंकिंग एबिलिटी जो है, रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस है तो थिंकिंग एबिलिटी आपकी वैसे ही डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपके लिए आसान था क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए पीओटी है उसको आरआरएक्स लिखा है, तो देखिए पी है उससे कुछ ना कुछ किसी तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि यहाँ से देख पीओटी है उससे डायरेक्ट अगर अपन देखें शब्द से तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन एक एक लेटर पे जाए ना तो पी को आर लिखा है, तो पी को आर लिखा है मतलब क्यू को हटा दिया है, पी क्यू आर +2 किया अपन ने, ठीक है, और क्यू को हटा दिया एलिमिनेट। फिर ओ है, ओ को लिखा है आर, ओ को किस तरीके से, ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है और क्यू आता है, मतलब पी और क्यू दो शब्द दो लेटर हैं अल्फाबेट, उनको हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है? +3 किया है। फिर टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो टी के बाद में आता है यू वी और डब्ल्यू, 3 को हटा दिया है, इनको एलिमिनेट कर दिया है और +4 कर दिया है, मतलब +2 +3 और +4 ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब पहले अपने को देखना है कि इस वाले में भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो H है, H के बाद में अगर J आ रहा है तो H के बाद में I आता है, फिर J आता है, तो I को एलिमिनेट कर दिया, मतलब +2 करते ही आ गया J। A है, एक के बाद में D है, तो A के बाद में क्या आता है? B आता है, C आता है, मतलब 2 को एलिमिनेट कर दिया, मतलब +3 हो गया। उसके बाद में T की मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो T के बाद में U V W 3 को एलिमिनेट कर दिया, मतलब +4 कर दिया, कि सही है अपना पैटर्न जो है वो इस तरीके का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि +2 +3 +4। पहले फर्स्ट वाले में एक लेटर को एलिमिनेट करना है, फिर 2 को करना है, फिर 3 को। तो बस अपने को पूछा क्या है कि पीईएन क्या होगा?
तो PEN है तो P के बाद में क्या आता है Q को कर दो एलिमिनेट R, ठीक है, और P में वैसे ही +2 करते ही R आ जाएगा। फिर E है, E के बाद में क्या आता है F और G, तो 2 को एलिमिनेट कर दो तो मतलब उसके बाद में क्या आएगा H, ये आ जाएगा। N है, N की अगर मैं बात करूं N के बाद में आता है O, P और Q, 3 को एलिमिनेट करना है तो फिर R आ जाएगा। समझ रहे हो, फर्स्ट वाले में 1 को एलिमिनेट किया +2, E जो है उस वहां से 2 जो लेटर हैं अल्फाबेट उनको हटाया अपन ने, 2 छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। फिर N है, N के बाद में OPQ को छोड़ दिया 3 अल्फाबेट को और अपन R पे पहुंच गए, ठीक है। तो बस अपना जो PEN है इसी वाली जो भाषा है कोड भाषा, कोडिंग का क्वेश्चन है, उसको क्या लिखेंगे RHR लिखा जाएगा उसको। तो देखिए RHR जो है कौन से वाले ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, SHQ है। फिर देखिए RHQ है तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा, RGP है ये भी नहीं हो जाएगा, RHR ऑप्शन डी में अपना दिया हुआ है RHR, तो ये अपना आंसर हो जाएगा RHR, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन है उससे क्या है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इसमें आप लोगों को तो एक चीज और देखनी होती है, ये भी पता होना चाहिए कि जो है 2 अपने को ये 2-2 करके युग्म दिए हुए हैं, बट एक से भी अपना काम चल सकता है, ठीक है ना। कि POT को RRX वो अपन ने पता किया, डायरेक्ट जो है PEN को लिख दिया, लेकिन HAT जो है उसको भी एक बार आपको पता करना होगा कि भैया वो भी JDX हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अपना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा, ये मैं क्या टेबलेट खाने लग गया था, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए रुकना पड़ गया। अब देखिए आज क्या है, मॉर्निंग से क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। आपके पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए मैं जो है रिकॉर्डेड क्लास है वो भी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो रहा है और सुबह से ही लग रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। एनालॉजी वाला क्वेश्चन आ गया है, एनालॉजी वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 56, फिर ये 7, ठीक है, ये 248 और अपने को पूछा यहाँ क्या होगा। तो भैया कुछ भी नहीं करना है, अपने को क्या करना है कि इन दोनों में संबंध निकालना है, उसी संबंध से फिर ये वाला चौथा वाला जो टर्म है वो निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में 7 और 56 में क्या संबंध है कि 7 को अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो 56 आ जाता है 56। और तो किसी तरीके का जो है आपको संबंध दिख भी नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि 7 है, 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, वो भी यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो केवल और केवल यही है कि आप जो है मल्टीप्लाई करके देखो कि भैया कितनी बार में 56 आ रहा है, ठीक है। तो 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 56 आता है, ठीक है, 8 बार में। इसका मतलब क्या है, यहां जो संख्या आ रही होगी ना वो 248 यहां दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में है। इसका मतलब क्या है कि 248 जो है 56 किस प्रकार से आया, 56 आया 7 गुणा 8, ठीक है। ये वाली फर्स्ट वाली टर्म, सेकेंड वाली टर्म गुणा 8, ठीक है, इस तरीके से आया। तो यहां पे फर्स्ट वाली ये वाली टर्म है, अगर इन दोनों की बात करें 248 बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली टर्म जो है सपोज करो x है गुणा 8, तो यहाँ सेकेंड वाली टर्म अपने को x पता करनी है, तो 248 में 8 का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 31। तो 31 यहाँ पे आना चाहिए। और आप देख भी सकते हैं 31 अगर यहाँ पे होगा तो 31 को 8 से गुणा करेंगे ना तो 248 आ जाएगा। क्यों? यहाँ भी क्या करा गया है, 7 है उसको 8 से गुणा करके 56 लाया गया था, तो यहाँ जो संख्या है उसको भी 8 से गुणा करने पे ये आना चाहिए, तो 248 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को अपन इजीली सॉल्व कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। डायरेक्ट आप वैसे भी देख सकते हैं कि भैया 7 से मल्टीप्लाई करने पे 56 आ रहा है, तो 248 से ये वाली संख्या निकालनी है फोर्थ वाली, तो 8 से अपने को भाग करना है पूरा। बाकी मैंने आपको करके भी बता दिया है, ठीक है ना।
तो ऑप्शन ए जो है 28 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी 31 है, वो अपना आंसर हो जाएगा। सी और डी भी अपने नहीं होंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था और सोल्व कर सकते थे अपन इसको इजीली। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का अपने को चयन करना है। भिन्न शब्द मतलब क्लासिफिकेशन वाले, ठीक है ना, वर्गीकरण वाले। ठीक है, तो वो भिन्न वाला अपने को विषम वाला छांटना है। 3 एक तरीके के होंगे, चौथा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या है, FRIEND। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो देखते ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि लगभग जितने भी अल्फाबेट हैं वो सेम है, बस उनको क्या है, उनकी नंबरिंग चेंज कर दी है, आगे पीछे कर दिया है। तो FRIEND इसमें है। ऐसे इसमें देखिए FRIEND है क्या, इसमें नहीं है। F भी है, R भी है, I भी है, E भी है, N भी है, D नहीं है। D की जगह क्या है, G है। ठीक है, इसमें नहीं है। ठीक है, यहां बात करें तो यहां देखिए F है, R है, I है, E भी है, N भी, D भी है। तो ये भी जो फ्रेंड है उसी के लेटर से मिलके बना हुआ है। फिर ये देखिए रिफाइंड है, तो रिफाइंड में क्या है, फ्रेंड की मैं बात कर रहा हूं तो F भी है, ठीक है, R भी है, I भी है, E भी है, N भी है और D भी है। इसका मतलब क्या है, सारे ही जो फ्रेंड है उसके जितने भी लेटर्स है, अल्फाबेट है, उनसे ही बने हुए हैं, A C और D। लेकिन जो B है ना, उसमें लास्ट में D की जगह G दिया हुआ है, मतलब D नहीं है। तो ये वाला अलग हो जाएगा ना चारों से। ऑप्शन बी जो है वो अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें FRIEND ये पूरे के पूरे अल्फाबेट नहीं है। इसमें FRIE तो है, N भी है, D नहीं है, D की जगह G है। तो चारों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी अपने को आंसर हो जाएगा। यही अपने को पता करना था कि भिन्न जो है शब्द वो अपने को निकालना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है तर्क, वही कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, कथन पढ़िए, निष्कर्ष देखिए। कथन से ही निष्कर्ष निकल रहे हैं क्या, तब तो सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे। तो कथन, 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन क्या है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती है। ठीक है, तो तलत कोई लड़की है, वो हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में, एक तरीके से उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो कठिन होती है, मतलब मुश्किल परिस्थितियों में रोने लगती है तलत। फिर क्या है, दूसरा क्या है, हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए कठिन परिस्थिति थी। मतलब क्या हुआ, दिया क्या है कि तलत जो है कठिन परिस्थितियों में रोती है, और फिर दूसरे में क्या दे दिया कि हिंदी की परीक्षा में फेल हो गई, वो असफल हो गई, तो उसके लिए कठिन परिस्थिति थी। तो कठिन परिस्थिति वो थी, तो कठिन परिस्थिति में तो जो है तलत रोती है, तो मतलब क्या है, उस टाइम भी रोई होगी। मतलब हिंदी की जो परीक्षा में जब वो फेल हुई तब भी रोई होगी। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब निष्कर्ष देखिए अब यहाँ पे कि तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर नहीं रोई थी, गलत बात है। क्यों? तलत तो जो है मुश्किल कठिन परिस्थितियों में रोती है, और हिंदी की परीक्षा में असफल होना एक मुश्किल कठिन परिस्थिति थी, ये अपने को दिया हुआ है। तो तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर रोई थी, ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 1 गलत है। तो निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये वाला ऑप्शन होता है अपना ऑप्शन बी, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? केवल ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 जो है, दूसरा निष्कर्ष वो अनुसरण करता है, ये अपना आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, आज थोड़ा हेडेक भी हो रहा है दोस्तों, और अभी और भी क्लासेस हैं वो भी लेनी है, थोड़ा फास्ट भी हो रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना अभी 1-2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि फिर आप भी जो है, वो दिवाली आ गई है, तो दिवाली में थोड़े जो है त्यौहार का टाइम है, तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई जो है इतनी नहीं हो पाती है। ठीक है ना? हालांकि कोशिश करना जो भी टाइम बीच में मिले फ्री टाइम, उसको यूटिलाइज करो और उसमें पढ़ पाओ। ठीक है, जो भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए। ठीक है ना? देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े। सेम वही है कथन और निष्कर्ष वाले। ठीक है, तो कथन में डायरेक्ट पढ़ रहा हूं यहाँ पे कि 2 कथन दिए हुए हैं। कथन एक क्या है कि अमित जो है वो वैज्ञानिक है, और दूसरा कथन क्या दिया हुआ है कि कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। ठीक है, अमित तो वैज्ञानिक दे दिया और फिर बोल दिया कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। ठीक है, अब पूछा है निष्कर्ष की अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, जरूरी नहीं है। क्यों?
क्या बोला गया है कि अमित वैज्ञानिक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है, तो अपने को नहीं पता है कि वो परिश्रमी है कि परिश्रमी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सिलेक्टेड जो है, कुछ लोग ही तो जो है परिश्रमी है उनमें, जो जितने भी साइंटिस्ट है। तो अमित का अपन नहीं बता सकते कि अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, ये अपन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता ही नहीं है सकता है वो मेहनती हो सकता है वो नहीं हो, तो अपने को तो पता ही नहीं है। अपने को तो ये दिया हुआ है ना कि कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। अब कुछ में अमित आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये अपने को पता ही नहीं है, तो अपन बता ही नहीं सकते। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, गलत। न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि दोनों के दोनों जो है निष्कर्ष वो अनुसरण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे प्रश्न दिया हुआ है और फिर उसका तर्क भी है यहां पे। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, ये कम आए हैं हालांकि, बट इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं काफी पूछे गए हैं। लॉजिकल वाले, कथन निष्कर्ष वाले, इस वाले में तर्क वाला क्वेश्चन है। तो एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन कौन से तर्क मजबूत है। समझ रहे हो, एक प्रश्न दिया हुआ है, फिर उसके दो तर्क दिए हुए हैं, तो प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है, समझ, ये अपने को पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न जो है वो मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिया जाना चाहिए? गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क होता है कि नहीं होता है? तो होमवर्क दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? अब जो लेजी बच्चे थे वो तो क्या बोलेंगे कि भैया नहीं दिया जाना चाहिए। बट देखिए अपन यहाँ पे सीरियस बात कर रहे हैं, तो ठीक है, एक तरीके से होमवर्क देने से क्या है, बच्चे के फायदा ही होता है, वो चीजों को और ज्यादा सीखता है, ठीक है। घर पे आके भी अगर वो पढ़ता है ना, जो भी पढ़ाया जाता है उसको, तो उसको याद भी रहता है लंबे टाइम तक, और वो और भी एक्स्ट्रा कुछ सीख सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्लास में अभी मैं देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 7 नवंबर वाला इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है आपको राजस्थान पुलिस का, वो करवा रहा हूँ। आपने यहाँ देख तो लिया, या सपोज करो किसी भी लाइव क्लास की बात कर लो आपने अगर लाइव क्लास ली है और उसका बाद में अगर आपने पढ़ा नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करी है, वो तो जल्दी से भैया आपके दिमाग से निकल जाएगी वो चीज, ठीक है ना। तो यही तो होता है, इस वजह से ही तो पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसा होता ही नहीं है तो फिर तो क्या है, फिर तो एक एक बार पढ़ना था और सब कुछ याद रह जाता, तो ऐसे कर सकते थे, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। बट ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तर्क दिए गए हैं। हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। होमवर्क दिया जाएगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, बच्चों को स्कूल में गृह कार्य दिए जाने का कोई लाभ नहीं होता, गलत बात है। लाभ होता है, मैंने बताया किस तरीके से लाभ होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने को मिलता है, और जो पढ़ाया है वो भी लंबे टाइम तक याद रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, केवल तर्क एक मजबूत है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल तर्क दो मजबूत है, नहीं। दोनों तर्क मजबूत है, नहीं। और कोई से तर्क मजबूत नहीं है, नहीं। ऑप्शन ए है जो केवल तर्क एक मजबूत है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 वो दिया हुआ है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि जूते और फुटवियर दिए हुए हैं और दी हुई है चूड़ियां, उन तीनों के बीच में वेन डायग्राम अपने को बनाना है। तो देखिए जूते और फुटवियर, फुटवियर जो होता है कि जो पैरों में पहनते हैं, तो जूते भी उसी श्रेणी में आते हैं ना। पैरों में फुटवियर में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है? चप्पल, स्लीपर्स हो गई अपनी, जूते, सैंडल्स, इस तरीके के जो है ना वो अपने आ जाएंगे। और चूड़ियां जो हैं वो फुटवियर में नहीं आती हैं, ये अलग चीज है, ये हाथों में पहनी जाती है भैया, ठीक है। ये हैंडवियर में आती है, ये फुटवियर में नहीं आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ही जो है जूते आ रहे हैं, इसके अंदर ही आ रहा है। तो इन दोनों में जो है, इन दोनों का अगर वेन डायग्राम बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन में कि फुटवियर जो है, ये बड़ा वाला गोला है, ये हो जाएगा फुटवियर, ठीक है। ये फुटवियर का हो गया है। उसके बाद में इसके अंदर ही, फुटवियर के अंदर कहीं सैंडल होंगे, कहीं चप्पलें होंगी और कहीं ये जूते भी होंगे,
ठीक है, जूते। तो इस तरीके का वेन डायग्राम दोनों का बन रहा होगा, फुटवेयर और जूते का। उसके बाद में चूड़ियां जो है उसका फुटवेयर से कोई लेना देना नहीं है, चूड़ियां जो है पहनी जाती है हाथ में, तो ये अलग आएगा इसका वेन डायग्राम। चूड़ियां जो है इसका जो गोला है सर्कल अलग से बनेगा। तो इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ वेन डायग्राम बन रहा होगा। तो ये वाला जो है अपना वेन डायग्राम हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी जो है ये नहीं है, एक ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, ऑप्शन सी नहीं है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, गलत बात है। तीनों में संबंध है नहीं है भैया, चूड़ियों का फुटवेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी है। और ये देखिए ए वाला कि दो में तो संबंध है और तीसरा अलग है, बिल्कुल सही बात है। फुटवेयर और जो जूते हैं उनमें तो संबंध है, क्या है संबंध कि जो जूते हैं ना वो फुटवेयर की ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, उसका ही पार्ट है। तो ये फुटवेयर बड़ा वाला गोला है, इसके अंदर जूते आ जाएंगे क्योंकि ये छोटे उसके अंदर है, उसकी एक जो है श्रेणी में है, ठीक है। उसके बाद में ये चूड़ियां हैं ये अलग हो जाएंगी, ये वाला जो है सर्कल। तो इस तरीके का वेन डायग्राम अपना बन रहा होगा। तो ये अपना ऑप्शन ए जो है ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन ए ही था, आगे भी जाना नहीं था आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखिए 70, फिर से क्या दिया हुआ है, फिर से यहाँ पे तर्क वाला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अब प्रश्न क्या दिया हुआ है और तर्क क्या दिए हुए हैं, एक बार मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिए, क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए, ठीक है ना। तो क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। तो इतिहास की पढ़ाई करवानी जानी चाहिए कि करवाई नहीं जानी चाहिए, उसके तर्क दिए हैं यहाँ पे। हाँ करवाई जानी चाहिए, उसका क्या तर्क है, हाँ करके है कि इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है, इतिहास मतलब हिस्ट्री जो बीत गया तभी तो अपन जैसे अपने महाराणा प्रताप थे और अशोक थे, सबके बारे में, महान अशोक सबके बारे में पढ़ते हैं, पहले का पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, उसके बाद में अपन ने अंग्रेज जो है उनका शासन था, उससे गुलामी से किस तरीके से बाहर आए हैं, किस तरीके से परिवर्तन हुआ है, किस तरीके से समाज जो है पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई है, तो किस तरीके से समाज का विकास हुआ है एक सोच के रूप में भी, ठीक है, और जो है परिवर्तन के रूप में भी। तो दोनों तरीके से अपने को समझने में मदद मिलती है कि नहीं मिलती है, हिस्ट्री पढ़ने से बिल्कुल मिलती है, ठीक है। फिर दूसरा तर्क जो है, ये वाला तर्क जो है एकदम सही है, फर्स्ट वाला तर्क, ठीक है। सेकंड तर्क क्या है, नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और भी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, सही बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, इतिहास भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतिहास का अपनी जगह अपना इंपॉर्टेंस है, बाकी सब्जेक्ट का अपनी जगह अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। जैसे कि अगर वैसे देखा जाए तो वैसे भी एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं इस तरीके से कि अपने जो पेपर होते हैं उस हिसाब से भी, ठीक है, कि उसमें जो जितने सारे के सारे सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग वेटेज होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट का नहीं है, लगभग सारे का सारे सब्जेक्ट का वेटेज होता है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है भी नहीं किसी सब्जेक्ट का, तो इन जनरल उसका वेटेज रहता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अध्ययन करने से चीजें सीखने को ही मिलती है, ठीक है, अपना मानसिक विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क एक सही है केवल, तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो ये वाला आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। केवल तर्क दो मजबूत है, ये गलत हो जाएगा। एक और दो दोनों तर्क मजबूत है, ये भी गलत हो जाएगा। और न तो तर्क एक और न ही तर्क दो मजबूत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए, केवल तर्क एक मजबूत है, ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से देखिए इस वाले शिफ्ट में जो है 7 नवंबर की शाम वाली इवनिंग वाली सेकंड शिफ्ट थी, तर्क वाले और ये वाले काफी क्वेश्चंस आए हैं। कथन निष्कर्ष तो पहले भी आए थे, हालांकि ये क्वेश्चंस भी आए थे, बट इस वाले में थोड़े मेरे को ज्यादा लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाएं बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए क्या? बिना डॉक्टर की हेल्प के, बिना डॉक्टर की परमिशन के दवाएं बेच सकते हैं कि नहीं भैया? अगर इस तरीके से दवाएं बेचने लग गए ना तो फिर डॉक्टरी जो है, डॉक्टरेट
वो करवाते ही क्यों हैं, MBBS PG वगैरह क्यों करवाते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, सारी की सारी मेडिसिन होता है, उनका नॉलेज होता है किस तरीके से दवाई दी जानी चाहिए। डायरेक्ट अगर उनकी बिना हेल्प के ले रहे हैं तो उल्टी सीधी दवाइयां ले लोगे, फिर दिक्कतें सही होने के बजाय दिक्कतें बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो हाँ, दवाएं जरूरी है, पहला तर्क है, दवाएं जरूरी है, बट इस तरीके से बिना चिकित्सक की सलाह के जरूरी नहीं है, ठीक है। नहीं, आवश्यकता से अधिक दवाएं शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल सही बात है। बिना जो है चिकित्सक की, सपोज करो आपने एक बार दिखा लिया फिर भी कंटिन्यू आप बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई खा रहे हो, तो वो भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, आपको पता ही नहीं है, डॉक्टर आपको दवाई हो सकता है बीच में बंद भी कर सकता था, ठीक है कि नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा जो दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अपना जो है केवल तर्क जो है दो, वो मजबूत है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 83 जो यहां दिया हुआ है, ये फिर से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन में 3 अपने यहां पे शब्द दिए हुए हैं, अनानास, पशु और फल। सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए अनानास जो है एक फल होता है, तो अगर फल जो है इसका वेन डायग्राम फल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अनानास उसके अंदर आएगा। क्यों? सारे के सारे फल आ गए इस वाले में, सर्कल में, तो यहाँ बनाना आ गया, एप्पल आ गया, तो अनानास भी कहीं ना कहीं होगा, नहीं होगा क्या? अनानास यहीं कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। और फिर पशु हैं, तो पशु तो अलग चीज है, फल और पशु का कोई लेना देना नहीं है, बस खाते जरूर है, लेकिन उनकी श्रेणी जो है दोनों की, पशुओं की श्रेणी अलग होती है, फल जो है उनकी अलग श्रेणी या अलग कैटेगरी है। अनानास जो है इसी कैटेगरी में है, फल इस वजह से इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके का अपना वेन डायग्राम बन रहा होगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 जो दिया हुआ है दोस्तों, उसमें दिया हुआ है अपने क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज जो दी हुई है, तो मिरर इमेज जो दिया हुआ है ये है पंचमी करके कुछ लिखा हुआ है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है। तो मिरर इमेज में मैंने क्या बताया था कि ये मिरर है, सपोज करो ये मिरर है, इधर कुछ भी इमेज है, उसमें डायरेक्ट जो अपन लिखना है तो क्या हो जाएगा, एकदम ऐसे उल्टी हो जाएगी, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, मिरर इमेज का एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जो सबसे पहले दूरी जो है हर शब्द की या उस इमेज के हर पॉइंट की दोनों तरफ बराबर रहेगी। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे जैसे ये वाला जो बना हुआ है ना, ये यहाँ पे आएगा सबसे पहले, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो ये है एम, ये आएगा, ये वाली बिंदी आएगी, फिर इस तरीके से ये आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं है। इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, ये अपनी इसकी मात्रा आ रही होगी, ठीक, फिर ये च आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये आप देख भी सकते हैं, एग्जैक्ट अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ऑप्शंस जो हैं एग्जैक्ट बना भी सकते हैं, थोड़ा सा अभी मेरे को जल्दी से करवाना है, तो आप देखिए ऑप्शन से ही डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें तो इस तरीके से ही उल्टा कर दिया गया भैया, एकदम उल्टा कर दिया गया है, और घुमा दिया भी है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए ये भी नहीं होगा, इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए इसमें भी घुमाया गया है, तो ए, बी और डी तो डायरेक्ट कट रहे थे, सी जो है वही अपना आंसर हो रहा था, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, मिरर इमेज के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, हर पॉइंट की दूरी जो है ना मिरर के इस साइड से भी और इस साइड से भी सेम रहती है, तो उस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहां ये वाला कॉन्सेप्ट है, और पूरा का पूरा मैं जो प्रॉपर आपको बताया भी होगा मैंने, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, एक तरीके से रोटेट कर देना होता है मिरर के दूसरी साइड से, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है सी अपना आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ पे 95 क्वेश्चन दिया हुआ है कि भिन्न शब्द का चयन करना है। तो भिन्न क्या होता है, क्लासिफिकेशन वाला होता है, और वर्ड वाला है। क्लासिफिकेशन भी कौन सा है, वर्ड वाला है अपना, नंबर वाला नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन में पढ़ रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन क्या है, ए क्या है, डर है, बी है गुस्सा, सी है दया, और डी है खेल। तो देखिए डर जो है वो क्या है, गुस्सा क्या है, दया क्या है, तीनों के तीनों क्या है, इमोशंस है, भावनाएं हैं। डर, गुस्सा और दया तीनों के तीनों क्या हैं, भावनाएं हैं। और खेल तो क्या है, खेल कोई भावना थोड़ी है, खेल तो खेल होता है, स्पोर्ट होता है, ठीक है, जो अपन खेलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एबीसी जो है वो तो इमोशंस दी हुई हैं एबीसी में, और डी अलग है, खेल दिया हुआ है।
तो ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इमोशन नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर रहा हूं, फिर से क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्या है इसमें? ऑप्शन ए है जड़े, बी है तालाब, सी है बीज और डी है पत्ते। तो देखिए चारों के चारों ऑप्शन में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता लग रहा होगा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बीज लाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है, कोई भी फसल वसल होती है उसकी बीज उगाने के बाद में उसकी जड़ें तैयार होती है, फिर क्या होती है, उसके पेड़ वेड़ आके और पत्ते आ जाते हैं। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इन तीनों में संबंध है। और तालाब जो है, तालाब का तो तीनों से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि इनकी श्रेणी में नहीं है इसमें। हालांकि तालाब से पानी पिला सकते हैं इनको, लेकिन ये तीनों एक श्रेणी के हैं। ये तीनों जो हैं एक श्रेणी के हैं, बीज, जड़ें और पत्ते, और तालाब जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है अपना, ऑप्शन बी जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां मैं बढ़ रहा हूं। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 107 उसमें क्या है, वाटर इमेज अपने को पूछी गई है कि दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी, ओ, फिर 2 है, फिर सी है, फिर टी है, फिर 0 है, फिर ओ है, आर है। तो देखिए जो ये वाली होती है ना, तो वाटर इमेज में अगर अपन किसी भी चीज की वाटर इमेज में अगर बात कर रहे हैं ना, मिरर इमेज में तो क्या है, इस तरीके से मिरर होता है, और यहाँ पे कोई भी इमेज है तो उसको अपन इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, इस तरीके से मिरर के। और वाटर इमेज में अगर ये कोई भी इमेज है तो ये इस तरीके से उसकी जलीय छवि है, तो यहाँ पे इस तरीके से उल्टी है वो हो जाती है, ठीक है ना। ये क्लास में भी मैंने आप लोगों को करवाया था, ठीक है। मेरी जो ऑफलाइन की क्लासेस थी वो जो स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे ये है, तो इसको क्या करना है, एकदम उल्टा कर देना है इस तरीके से, समझ रहे हो। तो जो डी है यहाँ पे देखिए आप, डी जो है ना वो कुछ इस तरीके से, हालांकि डी है वो इस तरीके से ही बन रहा होगा डी, तो ओ का ओ बन रहा होगा, दो जो है वो उल्टा कर देना है, मतलब इस तरीके से अपना, सॉरी इस तरीके से जो है दो बन रहा होगा, ठीक है। फिर सी जो है, सी ऐसे के ऐसे रहेगा, टी को उल्टा कर दो एकदम ऐसे के ऐसे, 0 का 0, ओ का ओ, और आर का इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना, कि इस तरीके से उल्टा करना होता है बस। इसमें देखिए, इसमें तो क्या है, सी जो है एकदम यहां से उल्टा किया है, और इसमें तो उल्टा भी नहीं किया हुआ है, जो फर्स्ट वाले हैं उनको लास्ट में कर दिया है, लास्ट वाले को फर्स्ट में, तो इस तरीके से किसी में नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी तरीके का है एकदम, ठीक है। ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। इन दोनों में भी आर से स्टार्टिंग हो रही है, लास्ट वालों को फर्स्ट में कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट अपन कर सकते थे। इतना आप लोगों को सबको पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है उनको भी पता होगा एटलीस्ट, कि जलीय छवि है उसमें ऐसा नहीं है कि जो लास्ट वाला जो है उसको पहले ले आए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, सब लोगों को पता ही होगा। तो बस ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ है। 119 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 119 में फिर से जो है जलीय छवि वाटर इमेज की बात करी गई है, और जो अपना इमेज दी हुई है वो भी वाटर दिया हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है, WATER इसकी जलीय छवि, ठीक है, इस तरीके से निकालने, और W को उल्टा कर दो M, A का उल्टा करो इस तरीके से, T का उल्टा करो इस तरीके से, ठीक है, E का उल्टा करो इस तरीके से, ठीक है, और R का उल्टा करो तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बन जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये R से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये भी R से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ये भी R से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, ऑप्शन डी जो है ये है अपना आंसर, केवल ये अपनी वाटर इमेज जलीय छवि हो जाएगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 130 अपना जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 130 कि निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन करें, ठीक है। तो ये देखिए 4 पद दिए हुए हैं, ROAD, ठीक है, फिर है DROA, फिर दिया हुआ है ADRO, ठीक है। अब पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखिए अपने को पता चल रहा है कि चारों के चारों लेटर सब में सेम है, ROAD, ठीक है, लेकिन उनको घुमा फिरा के किया लिखा हुआ है। तो किस तरीके से लिखा हुआ है, पहले सपोज करो रोड एज इट इज है, उसके बाद में देखिए अगले वाले में लास्ट वाले को क्या कर दिया, पहले ले आया सबसे पहले, और फिर एज इट इज चल रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को सबसे पहले ले आया, फिर एज इट इज चल रहा है, तो लास्ट वाले को सबसे पहले फिर एज इट इज। इसके बाद में क्या है,
सेकंड के दो है ना उनको लिया है सबसे पहले, ए और डी को, फिर एज इट इज चल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो यहाँ पे टर्म आएगी वो किस तरीके से आएगी, कोई लास्ट के तीन है ना ये पहले आ जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या आएगा, ओ ए डी पहले आ जाएगा, फिर एज इट इज मतलब फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो इस तरीके का अपना आंसर हो जाएगा। तो ये किस वाले ऑप्शन में देख लीजिए, ओ ए डी आर, ओ ए डी आर ऑप्शन बी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं है। इस वाले को जो लास्ट वाला लेटर है उसको फर्स्ट में लेके आ रहा है, फिर वही एज इट इज उसी क्रम में चल रहा है आर ओ ए, फिर लास्ट के यहाँ ए से दो को लेके आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट के ए और डी को, फिर उसी क्रम में अब लास्ट के तीन को लेके आएंगे और फिर उसी क्रम में लास्ट के तीन ओ ए डी आ गया, फिर उसी क्रम में कौन सा आर से स्टार्ट हो रहा था, आर, तो ये अपना ओ ए डी आर अपना आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 141 जो दिया हुआ है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है ना। तो देखिए सीरीज जो दी हुई है वो दी हुई है 6, 8, 7, 9 क्वेश्चन मार्क, फिर 10 और फिर 9, ठीक है ना। ये दिया हुआ है अपना, ये दिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से सीरीज जो है क्या बन रहा होगा, क्या कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे हो रहा होगा वो आप देख सकते हैं सीरीज में, यहाँ पे किस तरीके से ये सीरीज बन रही होगी। तो देखिए 6 है, 6 से 8 कैसे बनेगा, +2 करेंगे तो, ठीक है। फिर 8 से 7 कैसे बनेगा, -1 करेंगे तो, 7 से 9 करेंगे तो +2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अपने को पता चल गया है कि क्या है, +2 करना है, फिर माइनस करना है, फिर +2 करना है, फिर माइनस करना है। तो +2 हो गया, 6 से 8 +2, 8 से 7, 8 में से 1 गया तो 7, ठीक है, -1 कर दिया, फिर से +2 हो गया। तो अगली वाले में क्या होगा, -1 होगा कि नहीं है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 8 यहाँ आ रहा होगा। उसके बाद में 8 यहाँ आ जाएगा, तो फिर से क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर उसमें से -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी जो पूरी की पूरी सीरीज है वो फॉलो हो रही होगी। तो ठीक है, +2 -1 इस तरीके से चलना है। 6 से 8 पे गए, +2 हुआ, 8 से 7 पे गए, 8 में से 1 गया, -1, 7 हो गया, फिर से 7 से 9 गए, +2 हुआ, फिर जो है -1 करना है। अपने को पता है क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ, अगली टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है। तो -1 करेंगे तो 9 में से 1 गएगा, चला जाएगा, तो वो बच जाएगा 8, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन से दोस्तों अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पेपर था दोस्तों, ये मैंने करवाया था आप लोगों को जो 7 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था, दूसरी शिफ्ट का 3 से 5 बजे वाला राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 7 नवंबर को दूसरी शिफ्ट का शाम वाला पेपर, उसके रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस थे ना, मैंने उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं। पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को जो है कमेंट करके और बता सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में भी, ठीक है। तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पे मैं गिरिराज यादव, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट, यही मंत्र है हमारा दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, उसकी प्रिपरेशन जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं आप, तो हमारे साथ जुड़िए, आओ मिलके हम क्या है एग्जाम को उसको क्रैक करते हैं। मेहनत आपकी होगी, गाइडेंस हमारी होगी, आपकी एक्सप्लेनेशंस और जितने भी हैं रीजनिंग में, ठीक है, मैं पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको करवाऊंगा, प्रॉपर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करवाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ में करवाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी यहाँ पे होंगी, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।